अब ठीक है, गुड, ठीक है। हाँ, कलावती भी आ गई है। देखो, निबंध का नाम देखो, पढ़ो, साहित्य का उद्देश्य। साहित्य क्या है? हिंदी साहित्य अगर मैं बात करूं तो उसमें आने वाली हर एक कृति, हर एक रचना वो साहित्य की श्रेणी में आती है। चाहे फिर वो किसी भी विधा में, चाहे वो निबंध हो, कहानी हो, उपन्यास हो, रेखा चित्र हो, संस्मरण हो, ये सभी विधाएं हैं ना हमारे गद्य की। और मूल रूप से मैं गद्य ना कहकर मैं ये कहूं, साहित्य में तो पद्य भी आता, तो कविता का रूप भी इसमें समाहित है। तो यानी गद्य और पद्य दोनों मिलकर बनता है साहित्य। और यहाँ पर हमारा नाम क्या है निबंध का? साहित्य का उद्देश्य। मैं अब बात वही करूंगी कि आप देखो, साहित्य का रचन जब से हुआ है ना, हिंदी साहित्य का, तब हुआ है जब हमारा देश अधीन था। तब से ही अधीन ही है, 200 वर्षों की गुलामी सही है। तब आधिपत्य थोड़ा कम था। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे क्षेत्र विस्तार होता है, तो वैसे ही हो रहा था। और हमारे साहित्य का भी इसी तरीके से विकास हो रहा था। 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक हिंदी साहित्य इतिहास ने निरंतर विकास किया है और आज भी विकास करता ही जा रहा है। आदिकाल की रचनाओं को उठाओ, भक्ति काल की, रीति काल की और आधुनिक युग के प्रत्येक युग की रचना जो हर प्रतिदर विकसित होती जा रही। अगर मैं इस निबंध का नाम भी पढ़ रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने साहित्य किया, रचना, साहित्य कुछ भी लिखा, तो मेरा उद्देश्य क्या था, किम प्रयोजनम, किस प्रयोजन के साथ लिखा। प्रेमचंद यहाँ पर अपनी उस घटना को वो बता रहे हैं, जब एक 1936 में, आपको पता ही है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का मंच स्थापित हुआ था और प्रेमचंद उस समय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उस समय उन्होंने अध्यक्ष होने के नाते एक भाषण दिया था। वो भाषण ही ये निबंध है। और उस भाषण को अगर आप पढ़ते हो, भले आपको इसकी भाषा थोड़ी उच्च स्तर की लगती है, पर आप वास्तविक रूप से समझ पाओगे कि उनका हर एक वाक्य, हर एक बात इसी बात पर जोर देती है कि हम कुछ भी लिखें, चाहे हम कुछ उक्तियां लिखें, पंक्तियां लिखें, लोकोक्ति लिखें, मुहावरे लिखें, छोटे से छोटा पैराग्राफ, अनुच्छेद लेखन लिखें, हमारे लेखन का एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। देखो, हम कोई भी कार्य करते हैं बिना उद्देश्य के बिना नहीं करते। हम आज पढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी एक बड़ा उद्देश्य है, जीवन यापन, है ना। जीवन यापन या किसी का गोल है कि कोई पद हासिल करना है, कोई अचीवमेंट हासिल करनी है। बिना उद्देश्य के जीवन में कुछ होता ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि साहित्य जैसी बड़ी जो चीज है, जो बड़ा स्तर है, उसका लेवल इतना बड़ा है, वो बिना उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। आपको पता है उस समय तो लेखक जो शुरुआत हुई थी ना, तब लेखक क्या थे, अपने आश्रयदाताओं के अधीन थे। उनकी लेखनी उन्हीं के अनुसार चलती थी, कभी उनको प्रसन्न करने के लिए, कभी अपने पैसे कमाने के लिए, मुद्राएं प्राप्त करने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए। फिर धीरे धीरे भक्ति की तरफ अनुसरण हुआ। फिर उनमें ये बात हो गई कि हमें संत बनना है, हमें सूफी बनना है, हमें भगवान की स्तर में एक ऊंचा साधु बनना है। आगे चलें तो वो कहेंगे कि हमें आचार्यत्व प्राप्त करना है, आचार्य की पद्धति प्राप्त करनी है, लिखो जल्दी लिखो, कैसा ही लिखो, अलंकार ज्यादा हो गए कोई बात नहीं, छंद ज्यादा हो गए कोई बात नहीं, लेखन ही शुरू कर। किसी को कोई अर्थ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है, ठीक है। कोई ये कह रहा है तुम तो हृदयहीन कवि हो, तुम तो कठिन काव्य के प्रेत लग रहे हो, पर नहीं, लेखन कार्य जारी है। आधुनिक युग में आ गए हैं, नए नियम कानून बनाए गए हैं, पद को कम करो, गद्य को ज्यादा करो, खड़ी बोली सरल भाषा में लिखो। तो ये विकास होते होते जब आगे बढ़ा है,
तो लेखन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं कि लेखन या तो लिखा जाए आप किसी अपना दर्द निकालने के लिए लिख रहे हो, अपनी उन्नति बताने के लिए लिख रहे हो, समाज की समस्याएं बताने के लिए लिख रहे हो, समाज का यथार्थ चित्रण कर रहे हो, या प्रकृति से प्रेम प्रदर्शित कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, निस्वार्थ लिख रहे हो, पर प्रकृति के बीच मानवीकरण उत्पन्न कर रहे हो, सामाजिक समस्याओं को उजागर कर रहे हो, राष्ट्रीयता की भावना को प्रेरित कर रहे हो, कोई ना कोई तो मंतव्य लेकर ही चल रहे हैं ना। तो ये जब इन्होंने भाषण दिया तब इन्होंने इस भाषण में कहा था कि हमारे साहित्य को लेखन के लिए जो भी साहित्यकार है, जो भी लेखक है, उनके लिए विशेषकर ये बात कही गई थी कि आपको अगर लेखन लिखना है तो आपके लिए धन प्राप्ति प्रथम प्रकार्य नहीं होना चाहिए। आपके लिए आपका सृजन, आपकी जो रचना है वो सर्वोपरि होनी चाहिए, समाज को उससे कोई शिक्षा मिलनी चाहिए। कितनी बड़ी बात थी उस समय। और अगर आप आज के लेखन की बात करो तो बिल्कुल विपरीत है। आज का लेखन तो सिर्फ नाम के लिए लिखा जा रहा है। क्यों बार बार हम उन्हें पुराने ही लेखकों को पढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि उनसे बेहतर कवि आ ही नहीं रहे। आते हैं तो वो बस अपनी जो हम चाहते हैं कि वो निबंध में लिखें, गद्य में लिखें, तो वो पद्य में ही लिखकर रह जाते हैं। जिनका तो एक व्यवस्था अलग होती जा रही है आज के लेखकों की। उस समय उन्होंने कहा अपने भाषण में कि हमारे जितने भी विचार हैं, किसी भी उद्धरण को व्याख्यायित करने के, किसी भी रचना को लिखने के लिए, तो वो जो हमारा चिंतन है ना, वो स्वाधीनता के ऊपर होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए। उसके लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। आजकल क्या करते हैं आप देखो, छोटे से छोटे स्तर पर भी हमें क्या होता है, पैसे देकर बोला जाता है ऐसी रिपोर्ट नहीं देनी है, आपको ऐसा भाषण नहीं देना है, आपको ये बात उजागर नहीं करनी है। टीवी वालों को भी बोला जाता है ये महत्वपूर्ण बात नहीं बतानी है, जनता के बीच में नहीं जानी। हर चीज के पीछे एक पर्दा हो गया है। पर यहाँ पर वो आपके जो आपका चिंतन है, आपके जो भाव है, जो आपका साहित्य है, वो स्वाधीन होना चाहिए। किसी भी प्रकार से वो बंधन से मुक्त होना चाहिए। सौंदर्य का सार होना चाहिए, सौंदर्यात्मकता होनी चाहिए। उसमें आपके सृजन की आत्मा यानी आत्मा से जुड़ा होना चाहिए। यानी ये नहीं ऊपरी मन से लिख दिया। पहले आप उस विषय को आत्मसात करो, उसके बारे में अपनी एक समझ पैदा करो। जो आपके आज के ज्वलंत उसके संबंधित आंकड़े हैं, किस्से हैं, उनको समेटो और फिर अपनी आत्मा से जुड़कर उसको लिखना प्रारंभ करो। जीवन की सच्चाई को उसमें डालो। किसी भी दबाव में आप अनावश्यक बेईमानी या फिर झूठ का सहारा ना लो। ये उनका मूल उद्देश्य था। वो कहते हैं कि अगर आपका साहित्य सच्चाई के प्रकाश से लिखा गया है, जीवन की सच्चाई उजागर करता है, सृजन उसका आत्मसात करके किया गया है, तो वाकई ही वो साहित्य की कसौटी पर खरा उतरे। वो कहते थे कि साहित्य ऐसा ही होना चाहिए जो मान लो हम आपको उस समय अगर राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत साहित्य नहीं लिखा जाता, लोगों के रोंगटे कैसे खड़े करे जाते, लोगों को बताया कैसे जाता कि हमें अपने देश को स्वाधीन कराना है, पराधीन की बेड़ियों को तोड़ना है। क्यों? उस समय के लेखन ने ये काम किया है जो आदमी नहीं कर पाए, उस समय लेखन करा है। जो इनका पहली रचना थी प्रेमचंद की सोजे वतन, अगर आपको कभी मिल जाए तो आप पढ़ोगे, तो वो उस समय हमारे देश के नवीन युवा को देश के लिए मर मिटने के तैयार करने वाली भावना को प्रेरित कर रहा था। अंग्रेजों की नजर उन पर रहती थी लेखकों पर। तुरंत उन्होंने सोजे वतन को पढ़ा और देखा और उन्होंने सब जब्त कर लिया। कह रहे तो हमारे खिलाफ लोगों को खड़ा कर देगा। लेखन में, साहित्य में उस समय इतनी ताकत थी। आज भी ये ताकत है, पर ये ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसका इस्तेमाल किया जाता है चाटुकारिता के लिए, बहुत ही उच्च स्तर पर किया जाता है इसका इस्तेमाल। वो कहते थे प्रेमचंद जी कि साहित्य एक उद्देश्य से लिखा जाए, एक प्रयोजन से लिखा जाए, उसका एक हेतु हो और वास्तविक रूप से वो संघर्ष पैदा करे, बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं हमें। हम किताब पढ़ रहे हैं, हमें उबासियां आ रही है, नहीं, उसको पढ़ के हमें और जिज्ञासा हो कि आगे क्या होगा,
आगे अगले पन्ने पर क्या है, इसका अंत क्या हो सकता है। मैंने हर तिगड़म लगा के देख लिया, मुझे नहीं लगता इसका अंत कैसा हो सकता है। अब मुझे ये पढ़ना ही पड़ेगा। वो बेचैनी पैदा करता है कि हमने यह उपन्यास शुरू किया है, ये कहानी हमने शुरू करी है, हमें इसका अंत जानना है। आज आपके जो टीवी पर दिखाए जाने वाली जितनी भी सीरियल्स की कहानियां हैं, जो भी आजकल आने वाली सिनेमा पर फिल्में हैं, बहुत कम स्तर पर ही हैं जिनकी कहानियां कुछ ज्यादा अच्छे स्तर पर आती है, नहीं तो बाकी सब हवाबाजी है। तो वो कह रहे हैं हमारा साहित्य उद्देश्यात्मक होना चाहिए, संघर्षात्मक होना चाहिए, लोगों में वो भाव पैदा करना चाहिए। अगर हमारे रुदन की कविता है तो रोना आ जाना चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, तभी आप उस साहित्य को लिखने में पारंगत हो पाओगे, आप उसमें अपने कार्य को सज कर पाओगे, वरना व्यर्थ है सब कुछ नहीं हो पाएगा उसके। तो हमें सुलाने वाले साहित्य की जगह बेचैनी पैदा करने वाले साहित्य की आवश्यकता है। जहां पर वो ये भी कहते हैं कि आप लिखो चाहे किसी भाषा में, ऐसा नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप एक विशेष भाषा जो ज्यादा प्रख्यात हो रही है उसी में लिखो, नहीं, आप अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा का भी उपयोग कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि वास्तविक रूप से आप उससे ज्यादा जुड़े हो, अपने नियमों को, अपनी भाषा को, अपने भावों को आप उस भाषा में ज्यादा व्यक्त कर सकते हो। तो भाषा एक साधन है, साध्य नहीं है। तो इसीलिए आप मूल रूप से संवेदनशीलता, विकास क्या कहना चाह रहे हैं? संवेदनशीलता संवेदात्मक हो, उसमें भावनात्मक। हाँ बिल्कुल, भावनात्मक हो, चाहे रचना का विषय कोई भी हो। आप रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध उठाओ, आप प्रेमचंद के निबंध उठाओ, सभी में एक भावनात्मक और संवेदात्मक रूप आपको निकल के आता है। और आप ये निबंध जब पढ़ोगे तो आप मैं बता रही हूँ ना, ये निबंध क्या है, इनका भाषण ही है, सम्मेलन में दिया गया भाषण है जब ये अध्यक्ष थे प्रगति लेखक संघ के, और उसमें संबोधन करके कह रहे हैं, सज्जनों, यह सम्मेलन हमारे साहित्य के इतिहास की एक स्मरणीय घटना है, वास्तव में स्मरणीय है। इस सम्मेलन में आने वाले सभी लोगों को संबोधित करते हुए वो अपने जो जुड़े तथ्य हैं साहित्य से जुड़े, उनको बताने का प्रयास करते हैं। अभी मैं बता रही थी कि भाषा का भी बड़ा महत्व है। भाषा साधन है, साध्य है नहीं, वो एक अंतिम रूप नहीं है। हमारा अंतिम रूप है कि जो भाव मैं अपने लेखन में लाना चाहती थी वो आ गए, वो बहुत ज्यादा प्रमुख है, भाषा के महत्व से भी ज्यादा। हम अपनी भाषा में किसी भी कोई भी उद्देश्य कोई भी रचना को तभी अपने आप से जोड़कर पढ़ पाते हैं जब वो हमारी भाषा से संबंधित होती है। और हमारा बहुभाषी देश है तो बहुभाषी रचनाकार है, बहुभाषी श्रोता है, बहुभाषी वक्ता है, तो उनको सब इस तरह की छूट दी जाती है कि ये नहीं, ये अभी ये वाली लाइन में ज्यादा प्रमोशन है तो इसी लाइन में लिखे, चाहे हमारे भाव आए चाहे ना आए, है ना, वो गलत है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप जितना भी ज्यादा विशेष अपने विचारों, अपने भावों, अपने कर्म को दोगे, तभी आप एक उच्च स्तर का साहित्य हमारी साहित्यिक श्रेणी में जोड़ पाओगे, वरना निरर्थक है साहित्य। और आजकल के साहित्यकार इतने उच्च कोटि का ना तो सोच पाते हैं और ना लिख पाते। ऐसा नहीं है, मैं सबकी बात कर रही हूँ, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, पर वास्तविक रूप से आजकल के जो युवा जितने भी आ रहे हैं, जो नए नए कलाकार आ रहे हैं, वो मेरा जहां तक मानना है, वे अर्जन की वास्ते धन अर्जन को ज्यादा महत्व देते हैं। उसमें महत्व, उद्देश्य, एक साहित्यिक दृष्टि से उसको देखना, उसके मूल मंतव्य को, उसकी संवेदना को प्रकट करना उनके बस की बात नहीं है, एक बड़े स्तर की बात है। और उसके लिए क्या होता है, जब भी आपको ऐसा गंभीर साहित्य लिखना होता है ना, तो सोच के नहीं लिखा जाता। ये वैसे ही है बिल्कुल जैसे कोई कविता लिखता है, कविता एक बार में नहीं लिखी जाती। आज मैंने सोचा है मैं मृत्यु पे कविता लिखूं, मैंने लिखा, मुझे जो मन में आया मैंने लिख लिया, अब लिखकर मैंने उस कॉपी को बंद कर दिया, 10 दिन बाद मैंने उसे पुनः खोला, फिर मैंने उसे पढ़ा। जब आप ऐसे करोगे, पढ़ा, और फिर आपको लगेगा कि नहीं, इसमें से तो ये चीजें निरर्थक लग रही हैं, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बन रहा, उसे काटो, फिर कुछ और जोड़ो, फिर 10 दिन बाद कॉपी बंद करके रख दो, फिर आप उसे पुनः पढ़ो। ऐसे महीनों तक करने पर ही जाकर एक निचोड़ निकल पाता है, और तब एक कुछ अच्छी, सुदृढ़ और साहित्य के श्रेणी की एक
कविता तैयार होती है। ऐसा नहीं आज सोचा आज लिख दिया, तुकबंदी बनाई और हो गया, नहीं। अगर आपको एक गहन अध्ययन के साथ कुछ रचना लिखनी है, कोई कोई विषय लिखना है, तो उसके लिए आप वो परिश्रम मांगता है, आपका परिश्रम चाहता है। और आप परिश्रम के बिना आप सोचो कि मैं बस फटाफट कुछ कर दूं, तो वास्तविक रूप से वो नहीं है। वो वही बात वो अपने लफ्जों में प्रेमचंद यहाँ बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण उनका भाषण था, आज भी सबसे ये सामाजिक इतिहास के दृष्टि से स्मरणीय है। और इसको बार बार इसीलिए दोहराया जाता है ताकि लोगों में, अभी आने वाले नवीन लेखकों में ये भाव पैदा किए जा सके जो लेखक बनने के इच्छुक हैं। आज हमारे समाज में बहुत कम लेखक हैं, लेखकों की गिनती बहुत ज्यादा है, एक सही मायने के जो लेखक हैं वो बहुत कम है। उस समय की बात करें तो जब हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत ही हुई है, विचार करें कि जिस उद्देश्य से निर्माण कार्य किया गया, जिस उद्देश्य से निर्माण करा गया कि हमें साहित्य की रचना करनी है, साहित्य को संजो कर रखना है, अब हमारा समय स्टार्ट हो गया है, हमें अपने हिंदी साहित्य को विकसित करना है, अपने जो हमारे मेन जो बड़े बड़े लेखकार हैं उनकी साहित्यिक कृतियों को विशेषता प्रदान करनी है। वो सारा यही हमारा मेन, ये शुरू करने का उद्देश्य यही था कि हम किस प्रकार के निर्माण कार्य को लेकर चलेंगे। और वही आज अगर हम देखें तो बिल्कुल इससे इतर हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। हम भूल गए हैं भाषा बोलचाल की, हम लिखने की भाषा भूल गए हैं, जो हम आजकल अपनी दोस्त भाषा में बोलते हैं ना, जिसमें ना हिंदी पूरी ना अंग्रेजी पूरी, व्हाट्सएप की भाषा जिसमें कुछ चिन्ह भी निहित होते हैं, उन भाषा का प्रयोग करके हम एक बड़े बड़े साहित्य सृजन कर रहे हैं। और वो बिल्कुल भी किसी भी कसौटी पर खरे नहीं उतरते। साहित्यकार वही काम कर सकता है जिसमें वो पारंगत है। आपने देखा होगा पिछले साहित्यों में ये जितनी भी रचनाओं को आपने कभी पढ़ा होगा एक एज हिंदी स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा कि मैथिली शरण की अलग प्रमुखता है, प्रेमचंद अलग तरह का लिखते हैं, रामचंद्र शुक्ल की अलग विशेषता है। हर की लेखनी में फर्क है, हर की लेखनी में एक अलग से चमक है। उनकी लेखनी पढ़ते ही या उनके किसी भी पदों को पढ़ते ही, चाहे वो गद्यांश हो चाहे वो पद्य हो, हमें पता चल जाता है किसके भाव हैं, क्योंकि वो मूल रूप से उनके व्यक्तित्व से, उनके कर्म से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमें लगता है ये मैथिली शरण की पंक्तियां हम कह देते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, ये सुमित्रा नंदन पंत की है, वही प्रकृति में मानवीकरण देखते रहते हैं। ये हम जब उनसे जुड़ते हैं, उनके व्यक्तित्व से जुड़ते हैं, उनकी रचनाओं से जुड़ते हैं, तो हम उनके तरह की लेखनी का ज्ञान कर लेते हैं। पर आजकल ये बताना जरूरी है, वो व्यंग्य श्रृंगार पे भी लिखता है, वो दर्द पे भी लिख देता है, वो किसी पे भी लिख देता है। व्यवस्था ऐसी हो रही। साहित्य की बहुत सारी परिभाषाएं हमारे सामने आती है, साहित्य ऐसा, साहित्य वैसा, पर मूल रूप से साहित्य वही है, वही सर्वोत्तम साहित्य है जो जीवन के सभी पहलुओं को आलोचनात्मक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ना केवल उसके अच्छे पहलू दिखाए, ये नहीं, वो भी साहित्य नहीं है, वो हमेशा उसको आलोचनात्मक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वरना अगर वो ऐसा नहीं करता है, एक ही पहलुओं पर रहता है, तो वास्तविक रूप से वो एक उचित साहित्य नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। हमें ऐसा नहीं है, आपने सुना होगा मैथिली शरण ने एक पंक्ति मुझे याद आ रही है उनकी, उन्होंने बोला था मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, और क्या था उसमें, उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की मुझे एकदम माइंड हो गई, दिमाग में आ गई। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि दोबारा सुनो, मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उद्देश्य का मर्म भी जरूर होना चाहिए। उसमें उद्देश्य का मर्म आवश्यक है, उसके बिना वो वास्तविक रूप से रचना नहीं है, कहानी नहीं है। दोनों में एक विरोधाभास सा लगे, हमें उस विरोधाभास से ऊपर उठना। हम पुरानी रचनाएं जितनी भी देखते हैं, कविताओं को पढ़ते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं, आज हमें क्यों नहीं पुरानी कहानियों जैसी कोई कहानी मिलती, कोई कहानी किताब अच्छी लगती है। मैं तो बुक फेयर में हमेशा जाती हूँ, मुझे कोई एक ऐसा कवि नहीं लगा जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो। मैं कहूंगी मैं भी इतने उच्च स्तर का नहीं लिखती जैसे पहले वाले साहित्यकार लिखते थे, वास्तविक रूप से उस तरह सोचना, उस तरीके से लिखना, क्योंकि वे स्वतंत्र थे। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबाव में हैं आज भी, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ।
कहीं नौकरी का दबाव है, कहीं नौकरी के ऊपर वाले पद को प्राप्त करने का दबाव है, जिस संस्था से, जिस संस्थान से, जिस मंडल से हम जुड़े हैं उनका दबाव है। तो हम स्वतंत्र नहीं, हम स्वतंत्र कभी नहीं। कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई दबाव महसूस होता है। अरे उसके विरोध में लिख दिया, अरे उसने उल्टा समझ लिया, अरे उसने द्विअर्थी निकाल लिया, तो क्या हो। वास्तविक रूप से हम इन चीजों से बहुत ज्यादा डरते हैं। लेखन के लिए डर की अनुभूति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। काव्य और साहित्य दोनों का उद्देश्य यही है, हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना। मैंने काव्य लिखना है, मैंने साहित्य सृजन करना है, तो मैं अनुभव करूंगी दुख का, सुख का, प्रेम का, वियोग का, राज्य का, राजनीति का। हर एक व्यवस्था होती है, वेदना का, क्या हम उसको पहले महसूस करें और फिर उसके बारे में लिखें। अभी आप कभी आपने प्रेम किया नहीं और आप प्रेम पर कैसे लिख पाओगे। प्रेम, मैं भी ये कहूंगी कि सबका प्रेम अलग अलग होता है, पर प्रेम का रूप तो एक तैयार होना चाहिए। जब तुम उसको भाव पाया नहीं कभी और तुम प्रेम पर कविताएं लिखने लगे, कैसे। कभी आपने दुख ही नहीं झेला, वेदना नहीं झेली, पीड़ा नहीं झेली और आप पीड़ा पे लिखने लगे, कैसे। कहाँ से आई ये प्रेरणा। क्या पढ़ा तुमने, ये 4 किताबें पढ़कर तुमने प्रेरणा प्राप्त कर ली कि हाँ मैं पीड़ा पर लिख पाऊंगा, लिख पाऊंगी, नहीं। तो अनुभूति की तीव्रता को बढ़ाना बहुत जरूरी है, चाहे काव्य है और या साहित्य। मनुष्य का जीवन केवल स्त्री पुरुष का प्रेम जीवन नहीं है। उनकी श्रृंगारिक भावनाओं का वर्णन करना नहीं है, उनके प्रेम सौंदर्य का वर्णन नहीं करना, उनकी आवश्यकताओं का, उनके विचारों का वर्णन करना ही मात्र नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इससे अधिकांश है। इससे आगे जाकर साहित्य कहता है एडवांस और मांगता है, ये कुछ पर्याप्त नहीं है, और विशेष और प्रगाढ़। साहित्यिक रुचि हमारी विशेषता बताती है। मेरी साहित्यिक में रुचि है, मेरा मन बार बार करता है मनोरंजन के बारे में लिखूं, नायिका के बारे में लिखूं, संयोग वियोग के बारे में लिखूं, नीति शास्त्र के बारे में लिखूं, साहित्य शास्त्र के बारे में लिखूं, सौंदर्य वृत्ति के बारे में लिखूं। ये वास्तविक रूप से एक उद्देश्य को निर्मित करने में सहायक है। अब मैं आपको रामचंद्र शुक्ल के निबंध के बारे में बताऊं तो रामचंद्र के शुक्ल सारे मनोविज्ञान से संबंधित है। उनके निबंधों के नाम देखो, क्रोध, बुद्धि, करुणा, उत्साह से निबंध है। मूल रूप से ये मनोवैज्ञानिक तत्व है। उत्साह पे आप क्या लिख सकते हैं। उत्साह एक भावना है, उत्साह की भावना। उत्साह कैसे आता है, उत्साहित होना पड़ता है। कैसे, आप इस निबंध को पढ़ोगे तो दंग रह जाओ कि क्या सोच कर उसने निबंध लिख दिया। और वास्तविक रूप से मनोवैज्ञानिक भाव है। करुणा क्या है, करुणा का पूछती, मैं अपनी क्लास में पूछती हूँ बच्चों से, तो बच्चे कहते हैं मैडम दया आती है मुझे किसी पर, वो करुणा कभी दया हो नहीं सकती। हाँ, उसके समकक्ष हो सकती है। दया ये है कि आपको उस पर दया आई, आपका थोड़ी देर मन विचलित हुआ और आप चले गए। पर करुणा क्या है, करुणा कर्म प्रधान। करुणा आई, आपको उस पर करुणा आई और आपने उसी क्षण हर संभव प्रयत्न किया जो आपके सामर्थ्य में था। मान लो सर्दी में ठिठुरता व्यक्ति है, आपको करुणा आई, आपने अपना स्वेटर उतार कर दिया, या आपके सामर्थ्य में जितने पैसे थे उस समय आपके पास, आपने वो उससे दान दिया। आपका मन इसी से शांत हो गया कि मैंने उसकी दया, उसकी मदद कर। हर एक क्षेत्र में हमारी जो हिंदी साहित्य की विधाएं हैं उनमें हमें एक पर्टिकुलर विषय को लेकर लिखने बहुत जरूरी है। विषय और विषय के पीछे विशाल दृढ़ उद्देश्य। साहित्य ने यह काम अपने जिम्मे ले लिया है कि उसका साधन सौंदर्य प्रेम है, क्योंकि लिखी वही रहे। मनुष्य में इसी सौंदर्य प्रेम को जगाने का प्रयत्न किया गया है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सौंदर्य की अनुभूति ना हो। और वास्तविक रूप से आज भी लेखन की रचना में सबसे ज्यादा सौंदर्य अनुभूति ही लिखी जाती है, जिसमें फिर वो अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ढंग से लिख रहे हैं, कोई भाव विभोर होकर लिख रहे हैं, कोई अपना ही परिचय दे रहे हैं।
देखो, उन्होंने अपने इसमें एक पंक्ति लिखी थी, अपनी पंक्ति नहीं, इकबाल की पंक्तियों का जिक्र किया था। जब भी आप कोई भाषण देते हो तो आप भी किसी दूसरी की अच्छी रचनाएं जो आपको लगती है, उससे संबंधित लगती है, तो आप कोट करते हो। यहाँ पे उन्होंने लिखा है, रमजे हयात जोई जुज दर तपिश नयाबी दर कुल जुम आर्मी दन नगस्त आबे जुरा बआशिया ना नजिन न लजते परवाज गहे बशा के गुल्म गहे बर लबे जुए। इसमें हिंदी करके बताएं तो, तुमने जीवन के रहस्य की खोज, अगर तुम्हें जीवन के रहस्य की खोज है तो वह तुम्हें संघर्ष के सिवा कहीं और नहीं मिल सकता। मैंने अपनी पहली कक्षा में भी बताया था कि जीवन चल रहा है, ये इसी से संबंधित है कि संघर्ष भी चल रहा है। संघर्ष ही जीवन है। जिस दिन संघर्ष खत्म हो गया उस दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। ये बात मेरी याद रखना। तो कह रहे हैं, अगर तुम्हें जीवन के रहस्य की खोज है तो तुम्हें संघर्ष के सिवा कहीं और नहीं मिलेगा। जीवन का रहस्य ही संघर्ष में है। सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है। देखो कितनी बड़े लफ्ज हैं। सागर में जाकर नदी का विश्राम करना लज्जा की बात है। आनंद पाने के लिए मैं घोंसले में कभी बैठता नहीं, कभी फूलों की टहनियों पर तो कभी नदी तट पर होता हूँ। आनंद की, हम कभी आनंद पाने के लिए क्या देखने भर से आनंद आता है कि हम उसमें मर्ज हो जाए, उसी में खो जाए या उसको अनुसरण कर ले तो आता है। वो वाली बात कह के इकबाल के ये लफ्ज यहाँ पर बयां कर वो अपने इसमें तो ये बात बताना चाहते हैं अपने साहित्य जन को, अपने लेखक जन को, कि आप अगर यूं सोचते हो कि किताबी दुनिया में रहकर 2 किताबें पढ़कर अगर हम उस विषय को पूरी तरह से जानकर पारंगत हो जाए और उसको लिख दे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। यहाँ पर फिर प्रेमचंद फिर क्या कहते हैं, मुझे कहने में हिचक नहीं है कि मैं और चीजों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तोलता हूँ। कला को भी, कला का उद्देश्य सौंदर्यवृत्ति है, आध्यात्मिक आनंद है, रुचिगत मानसिकता है, कुछ भी हो सकता है, सुख है, दुख है। पर हमें अभी ये देखना है कि हमें अपने साहित्य को किस दृष्टि में, क्या उपयोगिता है, किस विषय में लिखना ज्यादा जरूरी है। फूलों को देखकर हमें इसलिए आनंद होता है कि उनसे फलों की आशा होती है। देखो कितनी बड़ी बात कही। हमें फूल ज्यादा अच्छे नहीं लगते, फूल इसलिए अच्छे लगते हैं और फूल आ गए अब तुरंत ही फल आएंगे, फिर हम फल खाएंगे। कहीं ना कहीं लोभ है, कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से जो अभी साक्षात आपके पास है, आप उसको देखे बिना ही आगामी चीजों के अनुमान लगा रहे हैं। आप अपनी रचना लिखो, आपको अच्छी लग रही है, आप सोचो ये तो बहुत अच्छी सटीक बन गई है, वास्तविक रूप से इसके फीडबैक अच्छे ही होंगे, पर ये अपने आप में ही एक भ्रम पालने वाली स्थिति है। आजमाए हुए को आजमाना मूर्खता कहलाती है, समझ रहे हो। हमें ये भी देखना है, बार बार एक ही विषय का चुनाव कर देना, एक ही तरह के विषयों को लिखना भी यानी आजमाया हुआ है, इस तरीके से उसको बार बार रिपीटिशन नहीं करना चाहिए। हम अपनी बात कह रहे हैं, आजकल के आप कोई भी रैंडमली किसी भी अननोन लेखक को उठा लीजिए और आप उसे पढ़ोगे तो आप देखोगे बार बार एक ही बात का रिपीटिशन चलता है, कोटिंग चलती है ज्यादा से ज्यादा। अरे इतना कोट कर दिया है तो तुमने क्या लिखा है। वास्तविक रूप से साहित्य को लिखने का एक विशेष उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समझना, उसकी अनुभूति करना, उसका संज्ञान रखना, उसमें सामग्री को एकत्रित करना, ये बहुत जरूरी है। उसके बिना ये काम अधूरा है। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी है। कसौटी यानी यहाँ पर आप देखो, हमें सुंदर चीजें ज्यादा अच्छी लगती, हम सुंदर लोगों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, हमें सुंदर जगहों पर जाना ज्यादा अच्छा लगता है, हमें सुंदर वस्त्र पहनने अच्छे लगते हैं,
हर चीज हमें सुंदरता है। तो यहाँ पर वो अपने लेखक गण संघ को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें सुंदरता की जो कसौटी है ना, उसे बदलने की आवश्यकता है। सुंदरता हमेशा अमीरी की ओर ले जाता है, अमीरी के साथ विलासिता सियासत में मिल जाती है, यानी वो हमें विलासी बनाती है। एक ही तरह के कलाकारों का, एक ही तरह के अमीरों का पल्ला पकड़ने के लिए मजबूर कर देती है। हमारी जो लेखन कला है वो, अगर आप सुंदरता के सौंदर्यता के बारे में बात कर रहे हो, तो सुंदरता तो प्रकृति के एक एक कण में है। हम, आपको पता है दुख में भी सौंदर्यता है, उसे अनुभव करो तो। बस हमारे करे हुए के कद्रदान की जरूरत होती है, लिखे हुए की। अस्तित्व अलंबित है इसका। हमें सुख दुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता की व्याख्या कलात्मक स्तर पर करनी चाहिए, ना केवल सौंदर्यात्मक अनुभूति नहीं, हमें इसके आयाम को बदलने की आवश्यकता है, इसकी लेखन कला को बदलने की आवश्यकता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी कला यौवन के प्रेम में पागल है और यह नहीं जानती कि जवानी छाती पर हाथ रखकर कविता पढ़ने, नायिका की निष्ठुरता का रोना रोने, रूप गर्व चोंचलों पर सिर धुलने, जवानी नाम आदर्शवाद का, हिम्मत का, कठिनाई से मिलने की आशा का, आत्मत्याग का, ये है मूल रूप से। सिर्फ आप जैसे, अब मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको जीवन से उठाकर देती हूँ। कोई दो जोड़ा, एक लड़का एक लड़की का रिश्ता पक्का हुआ है। अब कुछ महीनों बाद उनकी शादी है, पर कुछ महीनों तक वे फोन पर बात करते हैं। आजकल तो मिलते भी, तो क्या करते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो समय। वास्तविक रूप से वो 1 घंटा भी उनका जो भी बात करने का या मिलने का, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रतीत होता है। वास्तविक रूप से वो सुंदर तो होगा ही, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को सुंदर ही दिखा रहे हैं। वो वास्तविक रूप से अपना असली रूप तो दिखाई नहीं रहे। जब वो विवाह करते हैं और फिर एक साथ रहते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये व्यक्ति तो गुस्सा भी करता है, ये व्यक्ति तो उदास भी होता है, ये व्यक्ति तो आलसी भी है ना। वास्तविक रूप से उसका रूप तब निकल के आता। अभी हमने बहुत बड़ा नाम दे दिया कृति को, भाई बहुत ही ज्यादा साहित्य की रचनात्मक शैली, साहित्य का बड़ा उद्देश्य, साहित्य की कसौटी पर खरा उतरने वाला मेरा काव्य। और जब उनसे पढ़ते हैं तो वही पता चलता है इसमें तो ये भी नहीं है, इसमें तो वो भी नहीं है ना। मूल रूप से उससे कनेक्ट तभी हो पाएंगे ना जब हम उसके दोनों पहलुओं को देखेंगे। जीवन में अगर सौंदर्यात्मकता है, कलात्मकता है, तो दोनों पक्षों में है, एक ही पक्ष में नहीं है कि वो सुंदर सुंदर दिखती है। वो अलग श्रेणी में भी अपना सौंदर्य कायम रखती है। वो देखने वालों की सुंदरता का बखान करना चाहिए। लड़की, ये मैं आप सोच रहे होंगे कि लड़के पक्ष की बजाय लड़की पक्ष का भी वो सुंदर दिखती है, फिर वो मेकअप नहीं करती कई बार तो वो बुरी लगती है। तो वास्तविक से दोनों तरीके से उनको उनकी असलियत का पता चलता। ये है कि हम मूल रूप से ऊपरी तौर से जुड़े हुए साहित्य में। यहाँ बार बार वो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ में यही बोलने का प्रयास करे, सभी लेखक जहाँ मौजूद हैं और वहां पर अध्यक्षता कर रहे प्रेमचंद यही बात क्यों बोल रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं कि हमें तथ्य की जड़ तक, कोई भी विषय की जड़ तक जाकर ही लेखन कार्य शुरू करना चाहिए, और वो सुलाने वाला नहीं होना चाहिए, बेचैनी पैदा करने वाला होना चाहिए। वो ना केवल सिर्फ हमें हंसी दिलाए, सुंदर, हमें जीवन के मूल रूप से तथ्यों से भी जोड़े, हमें बताए कि अगर इस तरह की समस्या हमारे समाज में या हमारे साथ उत्पन्न हो गई तो हम उस समय क्या करेंगे। ये सुझाव पैदा करने वाले होना चाहिए। वो जो भी भाव से आप लिख रहे हो, आप राष्ट्रीयता, राजनीति, जो भी भाव आपने, जो भी विषय आपने पकड़ा है, उस विषय में वो पारंगत होना चाहिए, वो निकल कर आना चाहिए, तभी आपका साहित्य उच्च कोटि का है, उच्च श्रेणी का है, वरना निरर्थक है।
ऐसे तो बतेरे मार्केट में पड़े। अपने ही कल्पनात्मक ढंग से लिखने में सिर्फ कविता ही काम आती है। गद्य लेखन कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता, खासकर निबंध। निबंध तो वास्तविकताओं पर ही आधारित होता है। इससे संबंधित आपको मूल रूप से चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए। तो इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि तो आपको एक गद्यांश दिया जाएगा पूरे चैप्टर में से कि आप इसकी सप्रसंग व्याख्या करो। तो संदर्भ बताओ, सप्रसंग बताओ कि ये किसका है, किसके द्वारा लिया गया है और इसकी व्याख्या क्या है, किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको मैंने बता ही दिया, आप ये प्रसंग में निहित ही कर दोगे कि 1936 में हुए प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुए प्रगतिशील लेखक संघ में उनके द्वारा दिए गए भाषण का रूप है। और वो भाषण ही इस लेख का पूरा आधार है, जिसमें मूल रूप से उन्होंने साहित्य के उद्देश्यों को उठाया है कि किसी भी साहित्य को लिखने के पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है, और जिस साहित्य के पीछे उद्देश्य नहीं होता वो अर्थहीन होते हैं। उनके लिए उनका कोई भी हिंदी साहित्य में स्थान नहीं होता। अब आपको एक और विशेष बात बताती हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास में आप देखते हो इतनी पुस्तकों के नाम होते हैं। हर एक हिंदी साहित्य इतिहास का मतलब क्या है? एक तरह से हिंदी साहित्य की डिक्शनरी है ये, कि कौन से ने कब कौन सी रचना लिखी हिंदी साहित्य में योगदान देने के लिए, उसका विषय क्या था, उसका नाम क्या था, उस लेखक का, उसने कौन से सन में लिखी, उसकी भाषा कौन सी थी, यही है ना। और इसको भी कितने लोगों ने लिख दिया। मूल रूप से उन्होंने भी अपने अपने विषयों को उठाया और उन्होंने जो उनकी जो कृतियां हैं जो मूल रूप से कसौटी पर थी या उसके करीब थी, उन्हीं को उठाया, बाकी उनकी रचनाओं को नहीं लिया, क्योंकि जो है ही नहीं उसके आसपास, तो उनको लेने के लिए उनको उस डिक्शनरी में भी स्थान नहीं दिया गया। इतना बड़ा ये रूप है इसका हिंदी साहित्य उद्देश्य का, साहित्य के उद्देश्य का। इसमें आपको कई बार इसका विचार पक्ष पूछा जाता है, तो आप बताओगे यहाँ भाषा और साहित्य को लेकर इन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है कि अगर आप साहित्य के उद्देश्य की बात करो तो उसमें भाषा का विशेष स्थान है और साहित्य की का ही अपना एक अलग रूप है। तो साहित्य से जुड़ने के लिए उसके जो नियम है उन्हीं के अनुसार आपको लेखन करना चाहिए। फिर विचार आप इसमें से उठाकर लिख सकते हो, कुछ इनकी दी हुई कोटेशन को कोट भी कर सकते हो। परंपरा के प्रति दृष्टिकोण, साहित्य और उपयोगिता, सौंदर्य की कसौटी, ये सब मैं इस पर बात कर चुकी हूँ। और साहित्य का दायित्व क्या है? मूल रूप से प्रेमचंद ने इस बात पर बल दिया है कि लेखक को लेखक बनने की तैयारी करनी चाहिए, कि नहीं सिद्ध कर देना चाहिए जन्मजात की मैं लेखक हूँ। लेखक बनने की तैयारी ही लेखक को लेखक बनाती है। ऐसे ही नहीं किसी ने कह दिया, आपने एक तुकबंदी कर दी, अरे तुम तो लेखक बनते हो बहुत अच्छे, तुम तो बहुत अच्छे। नहीं, आपको उसकी भी उसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिस तरह एक वकील पहले उसकी पढ़ाई करता है, डॉक्टर उसकी पढ़ाई करता है, ऐसे ही लेखक की भी पढ़ाई होनी चाहिए। लेखक का भी एक विस्तार होना चाहिए। आपको खुद लेखक बनना है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। आपका मन लेखक बनेगा और आप लेखक बन जाओगे। आपका लेखक बनने से, आपके लेखक बनने से पहले आपका मन लेखक बनेगा, ये इनका कहना है। और ये कह भी रहे, ये पश्चिमी कई विद्वानों के उदाहरण दिए हैं। अगर आप शेक्सपियर की पुस्तक उठाओगे तो शेक्सपियर एक बहुत अच्छे विद्वान थे, अच्छे लेखक थे। उनकी लेखनी में वो दम था। और अंग्रेजी पाश्चात्य विद्वानों का उदाहरण देने का मतलब ही यही होता है कि अपने लोगों को भी वो भाव जागृत करके बताना कि तुम भी इसी तरीके से करो। शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, अंतरराष्ट्रीय हर एक स्तर पर लिखना। अपनी मानसिक शक्ति को जागृत करो, अपनी मानसिक शक्ति को वो सर्वोत्तम शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करो, उस शिक्षा को, उस गुण को अर्जित करो, तभी जाकर आप साहित्य के दायित्व को पूरा कर पाओगे। साहित्य का उद्देश्य, शैलीगत विशेषता, इनकी शैलियां कौन सी होती हैं, कौन कौन सी शैली है? आप, मैंने भी पढ़ा, आप बताओगे कि इसकी कौन सी शैली है? इसमें शैलियां, एक तो आप तो सबसे पहले यही बताओगे, मैंने आपको बताया भाषण दिया, तो भाषण की शैली है। पूरे इस निबंध में भाषण की शैली को व्यक्त किया गया है, विस्तार दिया गया है, व्याख्या दी गई है। बीच बीच में किसी एक व्यक्ति की तो व्याख्यात्मक भी देखने को मिलता है। और मूल रूप से तो अगर हम कहें
तो इसमें सिर्फ भाषण कला की ज्यादा प्रेरणा देखने को मिलती है। अब भाषण की कला है तो भाषण की कला के इससे संदर्भित जो उसके मेन जो उसके बोले हुए प्रेमचंद के पूरे निबंध में जो आते हैं और जो वो उनको आप बताओगे, जहां पर वो दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे कवियों को अपने पहले वाले कवियों के साथ, लेखकों के साथ वो करते नजर आते हैं कि वो छोटे हैं और वो किस प्रकार से, मतलब उनकी तुलना करते हुए नजर आते हैं। तो वहां पर आप यही बता सकते हो कि यहाँ पर वो तुलनात्मक दृष्टि का भी प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। दृष्टि बता सकते हो पर शैली भाषात्मक है, वो भाषणात्मक है, भाषण शैली है, व्याख्यात्मक है, व्याख्या दी है उन्होंने अपनी हर एक बात की तर्क के साथ, तो व्याख्यात्मक है। कहीं कहीं यहाँ पर हमें दृष्टि देखने को मिलती है, तो आप बोल सकते हो कि हमें तर्क दृष्टि, तुलनात्मक दृष्टि, व्यंग दृष्टि और विस्तारात्मक दृष्टि ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप इसकी शैलियों को बता सकते हो। कोई भी शैली आप बताओगे, ये सारी बता दोगे पॉइंट के साथ, पर पॉइंट के साथ बताने, ये जो प्रश्न अभी विकास ने लिखा है ना, इसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे? प्रेमचंद का परिचय, प्रेमचंद जी कौन है, किस समय के हैं, उनकी लेखनी क्या है, उन्होंने क्या क्या लिखा है, दैट्स इट। फिर आप लिखोगे साहित्य का उद्देश्य, साहित्य का उद्देश्य निबंध कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, इसका क्या मंतव्य था लिखने का और कहाँ बोला गया। फिर आप इसकी शैलियों पे आओगे, शैलियों की, इसकी शैलियां विशेषकर इस प्रकार है, पहली भाषण शैली, दूसरी व्याख्यात्मक शैली, तीसरी विस्तारात्मक शैली। कुछ दृष्टियां इधर देखने को मिलती हैं जैसे तुलनात्मक दृष्टि, व्यंग दृष्टि, इसका वर्णन करोगे, पर इनको व्याख्या दोगे। व्याख्या देने के बाद, व्याख्या भी कैसे देते होगे कि आप बताओगे कि भाषण शैली होती क्या है और इसमें भाषण शैली का प्रयोग इस प्रकार किया गया है। फिर आप कोई भी, जैसे वो संबोधन कर रहे हैं ना शुरू में सज्जनों करके, तो वो वाली पंक्ति आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। प्लीज आप उदाहरण भी तो दोगे। फिर अगर मैं विस्तारात्मक की बात कर रही हूँ, तो जहां पर भी आपको लगता है कि कला के या साहित्य के क्षेत्र में वो अनाधिकृत रूप से विस्तार देते नजर आ रहे हैं, तो वहां पर आप एक पंक्ति कोट करके वहां पर लिख सकते हो। आपको एक बात बताती हूँ, आपके पेपर में ही आएंगी तो कोई ना कोई गद्यांश तो आता ही है, और अगर आप उसी की तरीके का जो आप गद्यांश कर रहे हो, जैसे प्रेमचंद का गद्यांश कर रहे हो और उसी की आपको उत्तर भी लिखना है, तो आप उसमें से भी वो पंक्तियां कोट कर सकते हो। ठीक है, पेपर में भी देखो कई चीजें यूज करने की होती हैं, कितनी सारी पंक्तियां आती है आपको गद्यांश के लिए, काव्यांश के लिए, कि आप इनको यूज करो, तो आप उन पंक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि ये उस विषय से संबंधित है, उस लेखक की उस रचना से है, तो आप वहां से भी पंक्तियों को उठाकर अपने उत्तर में डाल सकते हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा आप इनसे जो भी आपको के नोट्स तो मिले हुए हैं, उसमें कई आसानी से दिखाए गए कई डायलॉग्स हैं, आप उनको भी कोट कर सकते हो, तो आपका उत्तर ज्यादा बेहतर माना जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आप उन्हीं के निबंध तुलनात्मक, जैसे कहीं ना कहीं उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी की कूटज की बारे में, कूटज एक उनका निबंध है, कहीं रामचंद्र शुक्ल के बुद्धि और करुणा निबंध के बारे में भी वो तुलना करते हुए नजर आते हैं, या नए लेखकों के साथ तुलना करते नजर आते हैं। तो आप इस तरीके से वो उदाहरण के रूप में वहां बता सकते हो कि उन्होंने तुलना करी है तो रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके नाम ये है, और फिर वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कूटज से भी उनकी तुलना करते नजर आते हैं कि सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के निबंध है, और इस प्रकार से वो अपने आने वाले जो लेखक हैं उनको भाविक रूप से, उद्देश्यात्मक रूप से लेखक बनने की प्रेरणा देते नजर आते हैं। ठीक है, ये आपका इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। मूल रूप से निबंधों में, विकास ने बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछा है, निबंधों में ज्यादातर उनकी शैली ही पूछी जाती है, ये किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका उत्तर तो आप अपने नोट्स में लिखकर तैयारी कर लो। वास्तविक रूप से एक प्रश्न तो यही आना है, निसंदेह, कोई संदेह नहीं है इसमें। और कुछ इसके अंतर्गत आपको ना समझ में आया हो, ये मूल पाठ है, इस पाठ को 2 बार पढ़ोगे, इसमें इतनी अच्छी अच्छी डायलॉग्स हैं, वो आपको अगर कंठस्थ हो जाएंगे तो वो आप अपने उत्तर में शामिल करो। बहुत लंबा भाषण नहीं है, 5, 10, 15 मिनट तक पढ़ोगे तो आपको पूरा पढ़ लिया जाएगा, और आपको पता चलेगा कि मूल रूप से उन्होंने किन किन मंतव्यों को, किन किन उद्धरणों द्वारा हमें साहित्य के उद्देश्यों को बताने का प्रयास किया। क्लियर है सबको?
यस मैम। और कुछ होगा तो मैम पूछ लें। हाँ, आप अपना पढ़ते भी रहो साथ साथ, और फिर हम इसके आगे आगे करते ही जाएंगे। जो जो बोलते हो मैं वो कराने का प्रयास ही करती हूँ। मूल रूप से मुझे ऐसा लगता है अब जो शनिवार, ये फ्राइडे सैटरडे संडे जो 3 दिन लगातार आएंगे, हमारी कक्षाएं इसमें शायद अंतिम रहेंगी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ जितना ज्यादा हो सके आपकी जो समस्याएं हैं मैं उनका समाधान कर पाऊं। तो आप पढ़ते रहें साथ साथ, और मुझे भी बताते रहें कि मैम हम इसको पढ़ चुके हैं, इसमें हमें ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। बहुत आज के लिए यही छोड़ रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस निबंध को, इस जो भाषण को, निबंध में जो दिया गया प्रेमचंद द्वारा भाषण है, इस भाषण को आप स्वतः आज पढ़ें और आप खुद ही समझेंगे कि मैंने उनसे जुड़े कितने तथ्य आपको उजागर करे हैं। आप उनको लिखित रूप में लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं और फिर अपने उत्तरों को बना सकते हैं। विशेषकर सर्वप्रथम उत्तर शैली का ही बनाइएगा, निबंधों में ज्यादातर शैली ही पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। यही